नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2013 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में भूगोल, पर्यावरण और जनसंख्या नगरीकरण के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों पर आज हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो जो पर्वत श्रेणियों का क्रम है वो सही क्रम क्या है। जो विकल्प दिए गए हैं वो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है वो है जास्कर, दूसरा है पीर पंजाल, तीसरा है लद्दाख, चौथा है काराकोरम। ये 4 श्रेणियां दी गई हैं। फिर ऐसे ही विकल्प बी दिया गया है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, दूसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और चौथा है काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी विकल्प कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और डी विकल्प है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा, पहले अगर उत्तर से हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगी, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पड़ेगी, ये सबसे पहले पड़ेगी। उसके और हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो जास्कर पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है और सबसे उत्तर में जाएंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो जो सही आपका उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। अब देखिए, ऐसे प्रश्न क्या है कि पहले से अगर अलग अलग जो रीजनल मैप हैं, अलग अलग जो प्रादेशिक मैप हैं, वहाँ की जो फिजिकल विशेषताएं हैं उनको अगर आप अच्छे से देखे हुए हैं तो ऐसे प्रश्न करने में आपको आसानी होती है। देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए, जब भी आप हिमालय क्षेत्र के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी अवस्थिति उस मैप में दर्शाई गई होगी। यानी जो फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में नहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो फिजिकल मैप होता है किसी भी क्षेत्र का अगर मैप देखेंगे तो उसमें क्या है कि अगर फिजिकल मैप देखेंगे तो वहाँ की जो उच्चावच विशेषताएं हैं, जो रिलीफ्स है, वो आपको देखने को मिलेगी। कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, कौन से पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, कौन से दर्रे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हमें देखना है कि इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतों की अवस्थिति का जो क्रम है उसी के संदर्भ में हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे पर्वत दिए गए हैं। अब देखिए कौन से दिए गए हैं, पहले आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, तो ये आपका कौन सा पर्वत है, तो ये है पीर पंजाल। तो ये देखिए, ये पीर पंजाल आपको देखने को मिल गया। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए एक और पर्वत आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा है, तो ये पर्वत आपका है जास्कर। कौन सा पर्वत है, तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। ये हो गई पीर पंजाल। और इसके अगर हम उत्तर में बढ़ें तो कौन सी श्रेणी देखने को मिली, तो जास्कर। इसके और उत्तर में जाएंगे तो देखिए ये दिया गया है, ये पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है, तो ये आपकी लद्दाख है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और इसके और आप उत्तर जाएंगे तो यहीं पर क्या है कि एक और पर्वत श्रेणी दी गई है। वो कौन सी है, तो ये पर्वत श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो देखिए, अगर यहाँ से क्या है कि आप दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आप बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियों का क्रम आपको देखने को मिलेगा, तो पहले कौन सी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी देखने को मिल रही है। इसके उत्तर में जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर आगे बढ़ेंगे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और सबसे उत्तर में क्या है कि आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो यही क्या है कि यही प्रश्न आपसे पूछा था कि इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, जैसे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो देखिए ये क्या है कि जब आपको फिजिकल मैप का पहले से नॉलेज होगा तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और जब भी फिजिकल मैप का आप अध्ययन करिए तो उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे कैसे देखते हैं, जैसे अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है
इसका जो विस्तार है वो अगर हम देखेंगे तो इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा वो किन राज्यों में देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा क्या है कि जम्मू कश्मीर के अलावा हमें हिमाचल प्रदेश में क्या है कि हमें पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगी। यानी ये जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार मूल रूप से 2 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो श्रेणी है ये क्या है कि जो ग्रेटर हिमालय है उसी की क्या है, ये एक पर्वत श्रेणी है। और अगर बात करें कि इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यानी इस पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन से है, तो मणि महेश कैलाश, इसकी जो चोटी है उसका नाम है मणि महेश कैलाश। ये क्या है कि ये चोटी है, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा तो ये बड़ा ही डेप्थ वाला प्रश्न होगा, फैक्चुअल प्रश्न होगा। तो ऐसे प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखे रहेंगे तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और उसमें भी अगर देखें तो इस श्रेणी का संबंध जो है वो लघु हिमालय से है। और लघु हिमालय की क्या है कि ये सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगर बात करें तो ये क्या है कि लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीर पंजाल में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ जो पर्यटक होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो पीर पंजाल श्रेणी है यहाँ पर कौन से आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, कौन से पर्यटन वाले स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्या है घाटियाँ देखने को मिलेंगी, तो स्पीति है, कसौली है, धर्मशाला है, कुकरी है। ये सारे क्या है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में जो पर्यटक है यहाँ घूमने जाते हैं। अब देखिए दूसरा जो है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहीं पर जो दूसरी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो आपको देखने को मिलेगी जास्कर। तो जास्कर के बारे में भी 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात कि ये क्या है कि ये सभी मोड़दार पर्वत श्रेणी है, फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जास्कर है ये मूल रूप से क्या है कि जो ट्रांस हिमालय है उसका ये भाग है। कहने का मतलब क्या है कि एक से अधिक देशों में ये फैला हुआ है। और मूल रूप से अगर बात करें कि इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी अगर बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो जो कह सकते हैं कि जो कामेत है वो क्या है कि वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इस क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारे हमें दर्रा भी देखने को मिलते हैं। जैसे दर्रा कहने का मतलब क्या है, जो पास होता है वो क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो सकरे मार्ग होते हैं जहाँ से एक पर्वतीय क्षेत्र से दूसरे पर्वतीय क्षेत्र में हम आ जा सकते हैं, ऐसे सकरे मार्ग को ही दर्रा बोला जाता है। तो अगर आप जास्कर वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर इस जास्कर पर्वतीय श्रेणी में क्या है कि कई दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इन दर्रों में अगर हम बात करें तो सिपकीला, लिपू लेक और जो माना दर्रा है ये यहाँ के जास्कर श्रेणी में अवस्थित। कौन कौन से, सिपकीला दर्रा, माना दर्रा, ये सिपकीला दर्रा है, माना दर्रा है, लिपू लेक दर्रा, ये सभी क्या है कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये सब क्या है कि जास्कर पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे, पर्वत श्रेणी में जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। कौन सा श्रेणी, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये क्या है कि मूल रूप से अगर देखेंगे तो ये 2 नदियों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार जो है वो सिंध, जो इंडस है, सिंधु नदी, और दूसरी क्या है कि श्योक नदी,
इन दोनों नदियों के बीच में ही क्या है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, यानी कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, अगर सर्वोच्च चोटी की हम बात करें कि जो लद्दाख श्रेणी है उसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, पीक कौन सी है, तो जो राकापोसी है। राकापोसी क्या है कि इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ बहुत सारे दर्रे भी देखने को मिलेंगे। अगर उन दर्रों की बात करें कि कौन कौन से दर्रे मिलेंगे, तो यहाँ जाएंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण दर्रा है चोरबतला, खारदांगला, चांगला और दिगारला, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके बाद अगर उत्तर में जाएंगे तो जो पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये इन चारों में सबसे उत्तर इसकी अवस्थिति है। इसका जो विस्तार है वो भारत, चीन और अफगानिस्तान तक है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको हम K2 बोलते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी क्या है कि बहुत सारे ग्लेशियर, क्योंकि ये क्या है कि काफ़ी ऊंचाई पर है तो यहाँ पर बहुत सारे हिमनद हमें देखने को मिलते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर अक्सर क्या है कि वहाँ पर हमारे देश के सैनिक तैनात होते हैं और वहाँ से संबंधित क्या है कि भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ विवाद देखने को मिलते हैं, तो वो क्या है कि यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो जो बाल्तोरो ग्लेशियर है वो भी यहीं पर देखने को मिलेगा। जो हिस्पर ग्लेशियर है वो भी यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रेणी में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि आपको क्या करना है कि जब भी फिजिकल मैप का स्टडी करिए तो उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनको भी संक्षिप्त रूप में क्या करिए, नोट डाउन कर लिए, कि अगर किसी अन्य एग्ज़ाम में उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बार बार उसको रिवाइज ना करना पड़े। क्या है कि एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो उससे जुड़े हुए सारे तथ्य क्या हों कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप उनको हल कर सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी क्या है कि ये भी एक तरह से मैप से है। ये भी क्या है कि ये भी मैप से है। इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि पालघाट, ये पालघाट क्या है, ये एक दर्रा है। जैसे हमने पहले ही बताया ना कि जो सकरे मार्ग होते हैं, तो ये भी क्या है कि दर्रा है। कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है। पहला है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, दो पहाड़ियों को दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनके बीच में क्या है, ये पालघाट दर्रा अवस्थित है। दूसरा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। सी कह रहा है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ। और डी कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। तो अगर हम बात करें कि जो पालघाट दर्रा है ये क्या है कि मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो ये दो पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। कौन कौन सी, तो क्या है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, पर्वतीय क्षेत्र है, और जो अन्नामलाई पर्वतीय क्षेत्र है, यहीं पर ये हमें देखने को मिलेगा। और इसी दर्रे से अगर हम बात करें कि जो पालघाट दर्रा है, यहीं से एक नदी निकलती है, भरतपुजा। कौन सी नदी, भरतपुजा नदी इसी दर्रे से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये भी किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो दर्रा है, ये जो पालघाट दर्रा है, ये क्या है कि अगर बात करें कि किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, तो उसमें क्या है कि जो तमिलनाडु राज्य है, इसका जो कोयम्बटूर है, इसका कोयम्बटूर, और दूसरा जो राज्य है वो है केरल, और यहीं पर पलक्कम जो है, इन दोनों के बीच में क्या है कि ये दर्रा हमें देखने को मिलता है। तो इन दो क्षेत्रों को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर देखें कि ये जो दर्रा है किन दो पर्वतों के बीच में अवस्थित है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में ये अवस्थित है।
इस क्षेत्र में जाएंगे जो कि पालघट्टा दर्रा है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो जो हमें वनस्पति देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या है कि शुष्क सदाबहार वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया कि इससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मैप पर भी इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। अगर मैप आप बनाएंगे तो साउथ इंडिया में ही क्या है कि यहीं पर ये आपको पाल घाट जो दर्रा है वो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी के सरोकार एवं उनके विषयों में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को सुमेलित कीजिए। ये क्या है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित जो अलग अलग कह सकते हैं कि जो सरोकार हैं वो दिए गए हैं और किस वर्ष से इनका संबंध है वो दिया गया है। पहला है वन्य जीव संरक्षण, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन, और डी है, अगर आप इसको क्या करिए कि ए बी सी और डी के क्रम में क्या करिए सुमेलित लिख लीजिए। पहले क्या है कि अ ब स द के नाम से ये विकल्प बनाता था, तो वो पुराना चूंकि वर्ष 2013 आज से लगभग 10 वर्ष पहले का ये पेपर है, तो चूंकि हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं कि एक देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस वर्ष का हमने प्रश्न पत्र लिया है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण, तो आपको मिलाना है कि किस वर्ष से इसका संबंध है। ठीक है, किस वर्ष से इसका संबंध है। तो ये अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कि वन्य जीव जो संरक्षण है ये क्या है कि 1972 से इसका संबंध है। ठीक है, ये एक निवासियों के वन अधिकारों से संबंधित है और उसी से ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कह सकते हैं संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण का जो संबंध है वो वर्ष 1986 से है। इसी में क्या है कि ये पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है वो लागू किया गया था। और सी कह रहा है जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन, तो जो ये है इसका जो संबंध होगा, जो 100 है इसका क्या होगा कि ये जो होगा ये दूसरे से होगा। 2013 में क्या है कि अलग अलग जो वनों में रहने वाले जनजाति हैं और वहाँ जो उनसे संबंधित जो पारंपरिक वन है उनसे संबंधित कुछ कानून बनाए गए। ये कब बनाए गए, तो ये वर्ष 2013 में बनाए गए। और अगर हम बात करें कि जो वन संरक्षण संबंधित जो कानून है वो क्या है कि वर्ष 1988 में बनाया गया, तो इसका जो संबंध होगा वो चौथे से होगा। तो इस तरह से अगर हम सही उत्तर का चुनाव करें तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए रखे हुए वन्य जीवों की सूची को सुमेलित कीजिए। ये क्या है कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो दिए गए हैं और मुख्य रूप से वो किन जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं उनके नाम दिए गए हैं कि ये किस प्रकार के अभ्यारण्य हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो पार्क दिए गए हैं, पहला है बांदीपुर, काजीरंगा, सुंदरबन और सिमलीपाल। और वन्य जीव जो दिए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये बाघ अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, एकल श्रृंग गैंडा यानी कि एक सिंग वाला जो गैंडा होता है, और फिर कह रहा है कि जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य। ये क्या है कि आपको दिए गए हैं और आपको इससे सुमेलित करना है। तो जो सही आपका उत्तर होगा वो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर बात करें कि जो बांदीपुर है ये क्या है, तो ये मूल रूप से एक बाघ अभ्यारण्य है। दूसरे की बात करें कि जो दूसरा है वो है काजीरंगा। काजीरंगा क्या है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है और ये जो अभ्यारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के रूप में यहाँ पर बड़े स्तर पे इनका संरक्षण किया जा रहा है। तीसरा है सुंदरबन। अगर हम तीसरे में जाएं कि जो सुंदरबन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या है कि सुंदरबन में जाएंगे तो ये तो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसी के साथ क्या है कि ये एक बाघ अभ्यारण्य भी है। तो ये क्या हो जाएगा कि 100 का चौथा हो जाएगा। और अगर हम ड का बात करें, द सिमलीपाल, सिमलीपाल क्या हो जाएगा कि मुख्य रूप से ये क्या है कि ये हाथियों के अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हमने देख लिया। अब इनके बारे में देखिए, संक्षिप्त रूप से आपको ये जानना चाहिए कि जो बांदीपुर अभ्यारण्य है जो क्या है
कि एक तरह का एक बाघ अभयारण्य है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम बांदीपुर की बात करें तो ये किस राज्य से इसका संबंध है? तो ये हमें कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। ये कर्नाटक राज्य का क्या है? एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है और ये क्या है कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ये क्या है कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसी के साथ क्या है, ये एक बाघ अभयारण्य भी है। और अगर हम बात करें कि जो बांदीपुर अभयारण्य है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1973 में की गई थी। तो इससे जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ऐसे ही क्या करना है कि आपको एक एक करके सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम इसको भी देख लें तो देखिए, अगर काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा तो पहले ही हमने बताया कि ये क्या है कि एक सींग वाले गैंडे के अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। और इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो पूर्वोत्तर का जो कह सकते हैं जो असम राज्य है, पूर्वोत्तर का जो असम राज्य है वहीं पर क्या है कि ये काजीरंगा हमें देखने को मिलेगा और ये एक सींग वाले गैंडे के अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा जैसे दिया गया है सुंदरबन, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप जब पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो जो सुंदरबन है इसकी भी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी भी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। ये भी क्या है कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है। चौथा जो है वो है क्या है? सिमलीपाल। सिमलीपाल की बात करें कि सिमलीपाल कहाँ हमें देखने को मिलेगा, किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो भारत के अगर उड़ीसा राज्य में जाएंगे, किस राज्य में जाएंगे? भारत के उड़ीसा राज्य में जाएंगे तो यहीं पर हमें क्या है कि सिमलीपाल देखने को मिलेगा। सिमलीपाल अभयारण्य हमें देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये मूल रूप से क्या है कि ये हाथी या हाथियों के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह से क्या है कि हमको एक एक करके ऐसे ही क्या करना चाहिए कि सही उत्तर और उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनको, फैक्ट्स को क्या करना चाहिए? नोट डाउन कर लेना चाहिए। और अगर सही उत्तर की बात करें तो अगर हम पेयर को मिलाएंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अ यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इस आधार पर सही जो उत्तर होगा आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास यानी लॉक पद्धति के द्वारा किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, स्वेज नहर, राइन नदी, डेन्यूब नदी, पनामा नहर। तो देखिए इसमें जो लॉक सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो जल का जो प्रवाह है वो अलग अलग समय पे क्या है कि रोका जाता है और फिर प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो पनामा नहर है उसका लोकेशन थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर आएंगे तो आपको ये उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। और इधर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये साउथ अमेरिका। ये क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में क्या है कि यहीं पर पनामा कैनाल देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि ये जो कैनाल है इस पर पहले क्या था कि अमेरिका का अधिकार था, लेकिन अगर हम बात करें कि जो पनामा कैनाल है इस पर क्या है कि वर्ष 2000 से इस पर क्या है कि पनामा जो देश है उसका अधिकार है। यानी कि पहले क्या है कि इस पर अमेरिका का अधिकार था। और अगर बात करें कि ये जो पनामा नहर है इसका निर्माण कब किया गया, तो वर्ष 1914 में क्या है कि इस पनामा नहर का निर्माण किया गया था। और उस दौरान क्या है कि इस पर अमेरिका का अधिकार था
और बाद में 2000 के बाद क्या है कि पनामा के ये अधिकार क्षेत्र में है और समय पर क्या है कि इसको ब्लॉक किया जाता है और फिर खोल दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है। और अगर हम बात करें कि ये जो नहर है ये किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है, तो एक तरफ क्या है कि आपको कैरेबियन सी, इधर आएंगे तो ये क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिको के इधर क्या है कि ये पूरा क्या है कैरेबियन सागर है। ये कौन सा है, ये कैरेबियन सागर है। और इधर आएंगे तो आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों जलीय निकायों को क्या करती है, पनामा नहर जोड़ने का काम करती है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पनामा कैनाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कथन ए, यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण दिया जा रहा है कि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। फिर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही चयन है। ए विकल्प है कथन ए सही है और कारण आर भी सही है। बी कहा जा रहा है कि कथन ए सही है, यहाँ देखिए ये मिसिंग है, ये दोनों जगह कथन ए सही है और कारण आर, ऐसे ही कारण आर, कथन ए और कारण आर, कथन ए और कारण आर। बी कह रहा है कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। सी कह रहा है कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। कथन ए एवं कारण आर दोनों ही गलत हैं। तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो जैसे देखिए, अगर हम देखें, यद्यपि भारत के कुछ ही भाग में कपास उत्पादित की जाती है, और अगर हम बात करें तो भारत में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, पंजाब, राजस्थान, इन्हीं राज्यों में क्या है कि मूल रूप से कपास का उत्पादन होता है। यही कह रहा है कि कुछ भागों में कपास तो उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है कि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। ये इस संदर्भ में क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कपास है इसके भार में परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ऐसा कुछ नहीं है कि जो परिवहन लागत है, जो परिवहन लागत है वो बढ़ती नहीं है। इस कारण से क्या है कि कच्चा जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर इसका उपयोग करके क्या है कि वस्त्र बनाए जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हैं। तो यही कारण है कि कुछ खास क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होने के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, जो वस्त्र उद्योग है, वो विकसित है। तो इस आधार पर दोनों ही कथन और कारण सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। विकल्प दिए गए हैं सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, बी कह रहा है इलाहाबाद तथा वाराणसी, सी है मुंबई तथा ठाणे और डी है अमृतसर तथा लुधियाना। ये दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि जो यूनेस्को है इसने इनमें से किन रेलवे लाइन को धरोहर की श्रेणी में शामिल किया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो सिलीगुड़ी और जो दार्जिलिंग रेलवे लाइन ट्रैक है, यहाँ पर जो रेल मार्ग है, जो रेलवे चलती है, तो इस पूरे ट्रैक को क्या है कि यूनेस्को ने कह सकते हैं कि हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत शामिल किया है। और बात करें तो कब किया था, तो यूनेस्को ने वर्ष 1999 में क्या है कि सिलीगुड़ी तथा जो दार्जिलिंग रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को के धरोहर की श्रेणी में शामिल किया था। तो इस आधार पर क्या है कि सही जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहली सूची 1 है, ये क्या है कि विभिन्न जो मृदाएं हैं, जो मिट्टी है,
उनका क्या है कि सूची दिया गया है, जिसमें पोडजोल मृदा, चेरनोजम मृदा, स्पॉटजोल्स और लेटेराइट मृदा के नाम दिए गए हैं। दूसरे तरफ किन जलवायु प्रदेशों से इनका संबंध है, उनके नाम दिए गए हैं। पहला है समशीतोष्ण शीत स्टेपी क्षेत्र, बी है शीत समशीतोष्ण क्षेत्र, तीसरा है उष्ण एवं आर्द्र और चौथा है आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और इसके आधार पे कह रहा है कि आप सही पेयर लगाते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं। अगर पहले क्या करें कि ये जो पुराना ABCD, ठीक है। अब जैसे पहला कह रहा है कि पोडजोल मृदा, अगर पोडजोल मृदा की बात करें तो ये अपेक्षाकृत क्या है, एक तरह से अम्लीय मृदा है। इसका जो संबंध है ये क्या है कि शीत समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर इस मृदा का विकास होता है। दूसरा जो है वो कह रहा है कि चेरनोजम मृदा, ये क्या है कि ये भी समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु वाले क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पर इस मृदा का विकास होता है। ये अपेक्षाकृत कह सकते हैं। इसमें ह्यूमस या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा इसमें अधिक होती है। जो चेरनोजम, किसमें, चेरनोजम जो मृदा है इसका विकास कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलेगा। इसमें ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, और जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसका जो रंग होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, अगर रंग की बात करें कलर की, तो वो अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, तो जो कार्बनिक उसमें पदार्थ होते हैं उनके कारण ये होता है। तीसरा है स्पोटजोल्स, तो इसका संबंध किससे होगा, तो ये कहाँ पर विकसित होगा, तो ये आर्द्र शीत जो समशीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र होंगे, जो प्रदेश होंगे, वहाँ पर इसका विकास होगा। और जो डी है वो है लेटेराइट मृदा, तो इसका विकास कहाँ पर होगा कि जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं, यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर क्या है कि तापमान, अगर हम बात करें लेटेराइट मृदा की, अगर लेटेराइट मृदा की बात करें तो ये किन क्षेत्रों में विकसित होती है या उनका संबंध किससे है, तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। कहने का मतलब क्या है कि उष्ण का मतलब कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा, आर्द्र का मतलब कि जहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्या होगा, वर्षा अधिक होगी, वैसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का विकास होता है। और ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा के ऊपरी परतों से तापमान अधिक होने के कारण जो इसमें पदार्थ होते हैं उनका विघटन हो जाता है, और वर्षा होने से क्या है कि वो नीचे की परतों में चले जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ऐसे लेटेराइट मृदा में जो सिलिका है या जो चूना पत्थर है ये सब घुल कर क्या है नीचे चले जाते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत अगर बात करें कि लोहा और एल्युमिनियम जो है जिनका विघटन नहीं हो पाता है, ये लेटेराइट मृदा के ऊपरी परतों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। तो ये प्रश्न हमने देख लिया। अगर इस आधार पर अगर हम देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो अगर विकल्प की बात करें तो ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल बना था उसके बारे में दिया जा रहा है कि ये कब से लागू हुआ प्रभावी रूप से। दूसरा कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। इसका संबंध क्या है कि ये जो प्रोटोकॉल बना मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको निकास या उनका जो निष्कासन हो रहा है बड़े स्तर पे, उनकी मात्रा को कम किया जाए, इसके लिए ये क्या है कि ये प्रोटोकॉल निर्मित किया गया। और तीसरा कह रहा है मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। तो देखिए अगर बात करें तो पहली बात कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है
ये वर्ष 2005 से ही लागू हुआ था। तो ये कथन क्या है? ये कथन ट्रू है, सत्य है। दूसरा है जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये मुख्य रूप से जो ग्रीन या हरित जो गैसें हैं उनके निष्कासन को कम करने के लिए क्या है कि ये प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। तीसरा कह रहा है कि मीथेन की तुलना में कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके संदर्भ में ये जो कथन दिया गया ये पूरी तरह से क्या है? असत्य है। तो इस आधार पर देखेंगे तो दो ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इस आधार पे पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो इसमें अगर कहें कि कौन से कथन सही हैं तो पहला और दूसरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम बात करें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, तो ये आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल, जिसको हिंदी में क्या है कि हॉट स्पॉट बोला जाता है, उसके बारे में दिए गए हैं। पहले ये दिए गए हैं जो हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत, ये दिए गए हैं। और पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है कि भारत में जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं उनमें से इनमें से कौन सा उसमें शामिल है। तो देखिए अगर इसमें हम बात करेंगे कि भारत में, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हॉट स्पॉट होते क्या है। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें कि जो क्षेत्र काफ़ी समृद्ध होता है, वहाँ की विविधता काफ़ी अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में क्या है कि ऐसे 4, अगर इंडिया में बात करें भारत की, तो भारत में ऐसे 4 हॉट स्पॉट क्या है चिन्हित किए गए हैं। कौन कौन से? तो पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जैव विविधता है वो क्या है? काफ़ी अधिक है। दूसरा कि अगर पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट यानी जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ये क्या है? यहाँ की भी जो जैव विविधता है वो भी क्या है? काफ़ी अधिक है। और जो इंडो बर्मन क्षेत्र है, जो इंडो बर्मन क्षेत्र है, ये क्या है? मुख्य रूप से क्या है कि इसमें जो अंडमान वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जो सुंडा लैंड है, जो सुंडा लैंड है, निकोबार द्वीप वाला जो क्षेत्र है, उसका क्या है? ये जो क्षेत्र है ये भारत में हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए। इसमें भी अगर बात करें कि जो हॉट स्पॉट वर्ड है, ये जो शब्द है, ये सबसे पहली बार किसने इसका उपयोग किया? तो एक पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार वर्ष 1988 में, इनका नाम क्या था? तो नॉर्मन बायर्स, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1988 में सबसे पहली बार हॉट स्पॉट जो शब्द है इसको दिया था। और उसके बाद से क्या है कि ये काफ़ी प्रचलित हुआ और विश्व में विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने जैव विविधता दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, तो वो क्या है कि वो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। जिनमें से क्या है कि भारत में ऐसे 4 क्षेत्र हैं। मूल रूप से पहला पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जो है, दूसरा पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, तीसरा इंडो बर्मन क्षेत्र है और चौथा सुंडालैंड। ये 4 क्षेत्र हैं जो भारत में हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अब देखिए इनमें से कौन कौन से आपके विकल्प में दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है कि पश्चिमी घाट क्या है, ये शामिल है। दूसरा क्या है कि जो पूर्वी हिमालय है ये शामिल है। पश्चिमी भारत नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट शामिल है, तो ये गलत हो गया। और ये कह रहा है कि पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट इसमें शामिल नहीं है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो 2 और 3। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब इसी को थोड़ा सा मैप पे देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भारत के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो देखिए
ये क्या है कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है ये शामिल है। इसमें अगर बात करें तो ये इसकी जो विविधता है वो काफ़ी अधिक है, इस कारण से क्या है कि इसको शामिल किया गया है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का है, ये भी क्या है कि इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा क्या है कि यहाँ पर जो अंडमान वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और चौथा क्या है कि यहाँ पर निकोबार जो आइलैंड वाला क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 4 क्षेत्र दिए गए हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा वाला क्षेत्र और सुंडालैंड। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट थे। तो आज हमने अपने इस एपिसोड में वर्ष 2013 में जो भी भूगोल, पर्यावरण और नगरीकरण के प्रश्न पूछे गए थे उन पर हमने बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।